हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर करना है, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ओके, तो इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एज द कॉज ऑफ द मोशन। मतलब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 में हमने मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ा था। वी हैव लर्न दैट ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स है, फोर्स का क्या होती है कि हमें किसी भी चीज़ की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, के मोशन को चेंज करने के लिए ज़रूरत है। वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ। हमें हमेशा ऑब्जर्व किया है कि हमने कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो हमेशा धरती की तरफ ही जाती है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें ये भी पता है कि जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड के चक्कर लगाते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सभी चीज़ों में कोई ना कोई फोर्स है जो उनके बीच में क्या है, एक्ट कर रही है, जो उनके बीच में है। द प्लैनेट्स एंड द मून, द प्लैनेट्स के बीच में भी है और मून में भी है। इसाक न्यूटन वुड ग्रैप्स दैट सम फोर्स सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल और फॉल दीज। मतलब जो इसाक न्यूटन है उसने भी यही माना था कि कुछ ना कोई फोर्स है जो ये सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स को किसका नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल का फोर्स का क्या नाम है हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। वी नो दैट मून गोल्स अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो मून है वो धरती के अराउंड चक्कर लगाता है। एन ऑब्जेक्ट वैन मूव्स अपवर्ड रीचेज ए सर्टन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। मतलब कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं उसके बाद वो नीचे गिरती है। इट इज़ सैड दैट इट, ये कहा जाता है कि वह न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फॉल इन। ये कहा जाता है कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था तो एक एप्पल था वो उसके ऊपर आके गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। जो सेब का गिरना था उसने न्यूटन को सोचने पर विवश कर दिया। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एप्पल कैन इट अट्रैक्ट द मून। मतलब अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो फिर वो मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती? इज द फोर्स इज द सेम इन बोथ केसेस। दोनों के लिए जो फोर्स है वो सेम होएगी। ही कंजर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल इन बोथ इन। उसने बाद में ये फाइंड आउट किया कि एक फोर्स है वो दोनों चीज़ों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ही आर्ग्यू दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फास्ट टूवर्ड द अर्थ। तो उसने ये आर्ग्यू किया कि हर पॉइंट ऑफ जो उसके जो ऑर्बिट है, उसके ऑर्बिट के हर पॉइंट में जो मून है वो अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से बजाय कि वो सीधा जाए। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। वी डू रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। बट हमने कभी भी असल में जो मून है उसको धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्रेविटेशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। जी स्टूडेंट, ग्रेविटेशन चैप्टर को समझने के लिए एक्टिविटी है 10.1। तो क्या, टेक ए पीस ऑफ थ्रेड का एक पीस लेना, टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड। उसके एक एंड पे क्या लगाना है, आपने स्मॉल सा जो स्टोन है उसको टाई अप करना है। होल्ड द अदर हैंड ऑफ द थ्रेड एंड वर्क। मतलब उसको ऐसे पकड़ के ऐसे जोर जोर से क्या करना है, आपने घुमाना है। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन। आपने मोशन, जो स्टोन के मोशन है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। रिलीज द थ्रेड। उसके बाद आपने थ्रेड को रिलीज करना है। तो अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। जब आप थोड़ी देर घुमा के थ्रेड को छोड़ोगे तो आपने देखोगे कि जो आपका स्टोन है वो एक जाके दूर सी डायरेक्शन में जाके गिरता है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज। थ्रेड को रिलीज करने से पहले द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड विद ए सर्टन स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। मतलब धागे को छोड़ने से पहले जो पत्थर है वो एक सर्कुलर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एक सर्कुलर पाथ में अराउंड मूव कर रहा है और
वो चेंजेस द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी उसके साथ उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चेंज होएगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब जो फोर्स है इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन, मतलब जिस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो स्पीड है वो आप थोड़ी टाइम बाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट आर सेंटर सीकिंग, जो क्या है सेंटर में होती है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस In the absence of this force, the stone flies off on a straight line. अगर ये फोर्स नहीं है तो जो स्टोन है वो फ्लाई की तरह एक सीधी लाइन में जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजर टू द सर्कुलर पाथ, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल के क्या टेंजेंट है। लाइक दिस, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है एक सर्कल है और उसके पास ये ऊपर जो लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है वो उसके साथ क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो मून का मोशन है धरती के अराउंड वो किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब धरती की जो अट्रैक्शन है, धरती का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को उत्पन्न करती है। ठीक है, इफ देयर नो सच फोर्स द मून पुअर्स ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है तो जो मून है वो एक सीधी लाइन में मूव करेगा। It is seen that a falling apple is attracted toward the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving toward the apple. मतलब ये भी हमेशा देखा जाता है कि जो फॉलिंग एप्पल या कोई और फ्रूट है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट ये क्या असल में है कि जो एप्पल है, डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ, मतलब जो अर्थ है एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। अगर ये हुआ, वी नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द, तो हमने कभी नहीं देखा जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ मूव कर रही है, ऐसा क्या है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन for a given force the acceleration is inversely proportional to the mass of an object. acceleration is always inversely proportional to the mass of the object. The mass of apple is negligible as compared that of the earth, मतलब एप्पल का जो मास है वो as compared to earth वो क्या negligible है। so we do not see the earth moving toward the apple, इसलिए हमने कभी भी अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते हुए नहीं देखा। extend in some argument why earth does not move toward the moon. in our solar system ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो सारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन सन एंड प्लेन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स एक सन और प्लैनेट के बीच में एक फोर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम द अबव दिस फैक्ट न्यूटन ने कंक्लूड किया दैट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि सिर्फ एप्पल और जो मून है वो धरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बट इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो धरती की यूनिवर्स की हर चीज़ को एक दूसरे से क्या करवा रहा है, अट्रैक्ट करवा रहा है। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट को, उसको क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. When we take these two spheres, one of the mass having m, capital M, and the second is the mass is small m, and d is the distance between their centers. So according to universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object in with a force
मतलब यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है। जो फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास है, वो जो फोर्स है उनके मासेस का प्रोडक्ट है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या उनके डिस्टेंस के बीच में क्या स्क्वायर है। ठीक है। द फोर्स इज अलोंग द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये फोर्स कहाँ पे काम कर रही है, दोनों के सेंटर के बीच में। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे क्या कर रही है, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो फोर्स क्या है, G(m)m अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दो से ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास, ऑब्जेक्ट ए का मास कैपिटल एम एंड ऑब्जेक्ट बी एंड मास स्मॉल एम। दे लाई एट द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम each other. Let the force of attraction between two object be F. मीन्स दो ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, F. देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों बीच में जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर और F इक्वल टू G(m) इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर G इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज। अगर हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं F मल्टीप्लाई डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, G(m) इंटू एम, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे चल जाती है। तो इसके जाता है F इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू G(m)m। तो यहाँ पे से ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालेंगे F डी स्क्वायर अपॉन m इंटू एम विद SI यूनिट ऑफ G कैन बी ऑब्टेन बाय यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास। तो इसकी यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G ऑलवेज फाउंड टू बी हेनरी कैवेंडिश बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस हेनरी कैवेंडिश ने सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके G की वैल्यू निकाली थी। तो G की वैल्यू है 6.6673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ G। And student, now we do the questions of chapter gravitation. The first question is the state the universal law of gravitation. ठीक है, and its answer on the page number 132 पेज पे इसका आंसर है। on this page universal law of gravitation. So the answer is every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining the center of these two objects. So this is the answer of define universal law of gravitation. Okay. Answer number 1. And the second question is write the formula to find the magnitude of gravitational force between the earth and object on the surface of earth. And the answer is start from this. Let two object A says earth and B of mass m and capital M lie at a distance d from each other. Let the force of attraction between these two objects be F. According to universal law of gravitation, the force between objects is directly proportional to the product of their masses, and the force between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. That is, by combining these two equations, we find F directly proportional to m into m upon d square, where after the proportional sign को हटा के हम क्या लिखते हैं, G, where G is called the constant of proportionality. इसे हम क्या बोलते हैं, universal gravitational constant. By multiplying crosswise we get
F into d square equal to g m into m. Then on the next page, or g equal to f d square upon m into m. The value of, उसके बाद आपने ये लिखना है, the value of g was found by Henry Cavendish by using the sensitive balance. The value of g, the accepted value of g is 6.673 into 10 is to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. उसके बाद आपने लिखना है द एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. ओके.